हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। फाइनली हम काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम एक सीरीज बनाएंगे। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, इसी अच्छे टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन को हम हिंदी में वाक्यांतरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को पहले हम थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी में करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार के सेंटेंस को किसी दूसरे प्रकार के सेंटेंस में परिवर्तित तो करते हैं लेकिन उसके भाव में परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात हम इसको एक तरह से जादू कह सकते हैं, क्योंकि हमने हाई स्कूल में पढ़ा है। हमने हाई स्कूल में चेंज द सेंटेंस पढ़े हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते थे, पॉजिटिव को नेगेटिव में बनाते थे या नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में बनाते थे। लेकिन उसमें हम क्या करते थे, उसके साथ साथ टेंस के साथ साथ उसके भाव में भी परिवर्तन हो जाता था। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा अलग होता है। इसमें सेंटेंस को तो चेंज किया जाता है लेकिन उसके भाव को चेंज नहीं करना होता है। मतलब हम पॉजिटिव को नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो उसमें भाव को चेंज नहीं करेंगे, यानी हमारे कहने का भाव वही रहेगा जो हमारे अफर्मेटिव में था। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से जादू कह सकते हैं। और इस जादू को सीखने के लिए हमारे पास अनेकों नियम है, तो हम वो पढ़ेंगे। और इसको हम थोड़ा इंग्लिश की परिभाषा में भी समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ काइंड ऑफ सेंटेंस इज चेंज इनटू अनदर काइंड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। इसका मतलब यही है जो मैंने हिंदी में समझाया कि ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार के सेंटेंस को किसी दूसरे प्रकार के सेंटेंस में उसके भाव को बिना बदले परिवर्तित करते हैं। तो चलिए अब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन को एक एक पॉइंट करके पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, फिर असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलें। तो इसके कई नियम हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आपको इसके वीडियो के साथ साथ इसकी पीडीएफ भी मिलेंगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब या देखते हैं इस हमारी वीडियो को, तो आपको इसके समझने के साथ साथ इसकी लिखने के लिए आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो चलिए अब अपन लोग इनके रूलों को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रूल है हमारा, जब सेंटेंस में कोई ऐसा एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब दी गई हो जिसका अपोजिट वर्ब निश्चित हो तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाकर इस अपोजिट वर्ब को यूज कर देते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब, देखो इसका क्या मतलब है। अपोजिट वर्ड का क्या मतलब, अपोजिट वर्ड को हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जॉय का सॉरो, बॉय का गर्ल, और नियर का फार, ब्यूटीफुल का अगली, तो लव का हेट। तो ऐसे कई होते हैं उदाहरण जिनको हम इसमें, यदि जिस सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो उनको क्या करेंगे, अपोजिट करके नेगेटिव बनाकर हम इस्तेमाल कर देंगे। तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा, माई स्कूल इज नियर माई हाउस। माई स्कूल इज नियर माई हाउस, तो इसमें हमारा क्या है, एडजेक्टिव वर्ब। तो यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव है क्या है, नियर, यानी मेरा स्कूल मेरे घर से काफ़ी पास है, यानी पास है। तो क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, नियर हमारा एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ क्या लिखा था रूल में,
कोई ऐसा एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब दी गई हो। तो हमारे यहाँ एडजेक्टिव आया, नियर का विलोम शब्द क्या होगा, अपोजिट वर्ब होगा फार। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले निगेटिव बनाएंगे, फिर इस नियर का अपोजिट वर्ब यानी फार लिखेंगे, फिर हम इसको वैसे ही लिख देंगे। तो लिखेंगे हम माई स्कूल इज नॉट, नेगेटिव बना दिया। अब इसको फार फार फ्रॉम माई हाउस। तो अब देखें हम इसका अर्थ क्या निकलता है। तो इसका अर्थ हम पढ़ें तो इसका अर्थ निकलेगा, मेरा स्कूल मेरे घर से दूर नहीं है। और पहले जो हमारा अफर्मेटिव में था उसका क्या था, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। तो इसका अर्थ और इसका अर्थ सेम ही है, मेरा स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और मेरा स्कूल मेरा घर के पास है। तो इन दोनों का अर्थ क्या है, बिल्कुल एक समान। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहते हैं, मतलब हम एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं लेकिन उसके भाव में परिवर्तन नहीं करते हैं। जिस प्रकार इस उदाहरण में हमने किया कि हमने माई इस पहले एग्जाम्पल को हमने नेगेटिव में तो बना दिया, लेकिन हमने अपोजिट वर्ब उस एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ब रख दिया, जिससे हमारा वो सेंटेंस उसका भाव उसी प्रकार से निकला। और यहाँ हमारा फ्रॉम इसलिए आया कि यदि हम इसको बोले माई स्कूल इज नॉट फार माई हाउस तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम इसको बोले माई स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। फ्रॉम यानी प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का प्रयोग हमें कुछ सेंटेंसों में अपने मन से करना होता है ताकि वाक्य पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, सीता बाजा ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता बहुत ही एक सुंदर लड़की थी। तो अब इसका नेगेटिव बनाएंगे और जो हमारा एडजेक्टिव इसमें क्या है, ब्यूटीफुल, उसको हम उसका अपोजिट वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारा इसका क्या बनेगा, सीता वाज नॉट अ अगली गर्ल, वाज नॉट अ अगली गर्ल। तो हमारा पहले से जो हमारा अफर्मेटिव था उसका अर्थ निकालेंगे और फिर हम इसका जो नेगेटिव बनाया उसका अर्थ निकालेंगे, दोनों का एक ही हुआ। तो देखते हैं, सीता एक सुंदर लड़की थी, सीता एक बदसूरत लड़की नहीं थी। तो दोनों का अर्थ एक ही निकला, तो ये भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमारा तीसरा उदाहरण हमारा, आई लव माई मदरलैंड, मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूँ। तो अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल इन्हीं की तरह बनाएंगे, आई डू नॉट हेट माई मदरलैंड। अब इसमें हमारा आई डू नॉट क्यों आया, क्योंकि ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से जिसमें बहुवचन है, इसलिए यहाँ लव आया। और हम इसका नेगेटिव बनाएगा तो डू या डज लगाते हैं, डज लगाते हैं हम एक वचन के लिए और डू का प्रयोग करते हैं हम बहुवचन के लिए। तो हमारे यहाँ आई बहुवचन है इसलिए हम डू का प्रयोग कर रहे हैं। आई डू नॉट हेट माई मदरलैंड, मैं अपनी मातृभूमि से नफरत नहीं करता हूँ, अर्थात प्रेम करता हूँ। तो दोनों का अर्थ एक ही निकला। तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसलिए हम इसे जादू कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते तो हैं लेकिन उसके भाव में परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए अपने दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा रूल है, यदि किसी सेंटेंस में उपरोक्त शब्दों का अपोजिट वर्ब, मतलब उपरोक्त मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब जो हमने पहले में लिखे थे वही, या वर्ब, यदि किसी सेंटेंस में उपरोक्त शब्दों का अपोजिट वर्ब निश्चित ना हो अथवा किसी नाउन या प्रोनाउन का परिचय दिया हो, तो वाक्य को नॉट दैट से प्रारंभ करके शेष वाक्य को भी नेगेटिव बना देते हैं। नॉट दैट का हमारा अर्थ है यहाँ ऐसा नहीं है कि, तो यहाँ पर क्या कह रहा, अपोजिट वर्ब निश्चित ना हो। तो हम इसको दूसरे स्टाइल से समझे तो नाउन या प्रोनाउन का पहचान दिएगा। उदाहरण के तौर पर आई एम अ टीचर, मैं एक
अध्यापक हूँ, तो टीचर का कोई अपोजिट वर्ब तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको अलग, इसके लिए एक अलग रूल। कुछ ऐसे नाउन या प्रोनाउन होते हैं जिनका परिचय दिया होता है, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हम अलग सा एक रूल बनाए जिसका हम प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉट डेट से प्रारंभ करते हैं और उसको नेगेटिव बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसमें क्या लगा था रूल में, नॉट डेट से प्रारंभ करके ऐसे ऐसे सेंटेंस जिनमें परिचय दिया हो नाउन या प्रोनाउन का, तो उनको नॉट डेट से प्रारंभ करते हैं। तो करते हैं नॉट डेट, नॉट डेट। अब क्या, आई एम नॉट अ टीचर, और क्या लिखा, प्रारंभ करके शेष भाग को भी हम नेगेटिव बना देते हैं। तो शेष भाग को भी हम नेगेटिव बना देंगे, नॉट डेट आई एम नॉट अ टीचर। अब देखते हैं दोस्तों कि इन दोनों का अर्थ क्या निकलता है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। नॉट डेट आई एम नॉट अ टीचर, ऐसा नहीं है कि, नॉट डेट का क्या अर्थ है, यह हम लिखा है ऐसा नहीं है कि, नॉट डेट ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अ टीचर, कि मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, अर्थात अध्यापक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, अर्थात मैं अध्यापक हूँ। तो दोनों का जो अर्थ है वो एक ही निकला। तो ऐसे सेंटेंसों को हल करने के लिए जिनमें परिचय, किसी नाउन या प्रोनाउन को परिचय दिया हो, तो उसमें हम नॉट डेट का प्रयोग करते हैं और शेष भाग को नेगेटिव बना देते हैं। यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। माई फादर वाज अ सोशल रिफॉर्मर, मेरे पिताजी एक सोशल रिफॉर्मर यानी सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक थे, कुछ भी कह सकते हैं। तो समाज सुधारक की कोई वो तो नहीं है, अपोजिट वर्ड तो हो नहीं सकता, तो हम इसको ऐसे ही प्रयोग करते हैं नॉट डेट का लगाकर। तो करें नॉट डेट माई फादर। अब शेष भाग को भी हम, जो माई फादर वाज अ सोशल रिफॉर्मर, इसको भी हम नेगेटिव बना देंगे। माई फादर वाज नॉट अ सोशल रिफॉर्मर। अब देखो दोनों का अर्थ क्या निकलता है। माई फादर वाज अ सोशल रिफॉर्मर, मेरे पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। नॉट डेट माई फादर वाज नॉट अ सोशल, इसका भी हमारा अर्थ निकला है, ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी एक समाज सुधारक नहीं थे, अर्थात समाज सुधारक थे। तो यह हमारा दूसरा भी रूल खत्म होता है। चलिए अपने तीसरी रूल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रूल नंबर 3 आता है वो कुछ इस प्रकार है। यदि किसी सेंटेंस में कोई ऐसी प्रक्रिया दी गई हो जो साधारण प्रयास से संभव हो, तो उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाकर फेल टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा फेल टू का अर्थ है चूक जाना या चूकना। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे। अब इसमें कुछ नया शब्द आया, साधारण प्रयास से। तो दोस्तों आप ये बात जान लें कि हमारे जो प्रयास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, साधारण प्रयास से और विशेष प्रयास से। साधारण प्रयास जो हम आसानी से मतलब रोजमर्रा के कार्य में करते हैं, जैसे कि मैं चला या मैं दौड़ा, मैं कुछ भी तो टहलना, वो हम डेली करते हैं। लेकिन जैसे कुछ हम कार्य विशेष रूप से करते हैं, जैसे मैं आज उनसे लड़कर आया, तो ये कुछ विशेष कार्य जो हम डेली नहीं करते, कि या मैं उससे जीत कर आया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही कार्यों को हम विशेष कार्य कहते हैं, विशेष प्रयास से किए हुए कार्य कहते हैं। तो अब हम इसमें तो दोबारा से इसको रूल को पढ़ लेते हैं थोड़ा। यदि किसी सेंटेंस में कोई ऐसी क्रिया दी गई हो जो साधारण प्रयास से संभव हो, तो उस सेंटेंस में नेगेटिव बनाकर फेल टू का प्रयोग कर देते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पहला उदाहरण हमारा, आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है हमारा, हो तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाकर तो नेगेटिव बनाएंगे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हम इसको क्या बनाएंगे, आई डिड नॉट। अब क्या है, नेगेटिव बनाकर, रूल क्या कह रहा है हमारा, नेगेटिव बनाकर फेल टू, आई डिड नॉट फेल टू। अब हमारी जो सा है
वो हमारा क्योंकि डिड नॉट नेगेटिव बन गया तो हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सी द ताजमहल। अब इन दोनों का अर्थ निकाल कर देखें तो क्या निकलता है। पहले का अर्थ है मैंने ताजमहल को देखा, और दूसरे का अर्थ निकलता है आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल को देखने से नहीं चूका। यहाँ पर फेल टू का क्या अर्थ था, चूक जाना या चूकना। मैं ताजमहल को देखने से नहीं चूका अर्थात देख लिया, तो दोनों का अर्थ एक ही निकला। इसी प्रकार हम दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा, द ओल्ड लेडी राइट्स अ लेटर टू हर हस्बैंड, बूढ़ी औरत ने अपने पति को पत्र बूढ़ी बूढ़ी औरत अपने पति को पत्र लिखती है। तो अब हम इसका जो नेगेटिव बनाएंगे वो किस प्रकार बनेंगे, बनाते हैं। द ओल्ड लेडी, चूंकि राइट्स यानी प्रेजेंट डेफिनेट है तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनेगा, डज नॉट। क्योंकि ये सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसलिए इसमें डज नॉट आएगा। द ओल्ड लेडी डज नॉट। अब नेगेटिव बना लिया तो किसका प्रयोग करना, फेल टू का, डज नॉट फेल टू। अब इसके बाद क्या आएगी, क्रिया मैनी मैन वर्ब, राइट सा यानी अब जो नेगेटिव बनेगा तो राइट सही तो राइट हो जाएगा। राइट अ लेटर टू हर हस्बैंड। तो अब हम इसका थोड़ा अर्थ निकालें। तो पहले इसका अर्थ क्या था, बूढ़ी औरत ने अपने पति को, एक बूढ़ी औरत अपने पति को पत्र लिखती है। और अब जो हमने नेगेटिव बनाया उसका क्या अर्थ निकाला, बूढ़ी औरत अपने पति को पत्र लिखने से नहीं चूकी। यानी फेल टू का अर्थ चूकी अर्थात लिख दिया, तो दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर हमारा तीसरा भी रूल समाप्त होता है बड़ी अच्छी तरह से। अब हम अपने चौथे रूल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर चौथा रूल है, यदि किसी सेंटेंस में कोई क्रिया विशेष प्रयास से की गई हो तो उसे नेगेटिव बनाकर रेफरेंट फॉर्म यानी परहेज करना का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। यहाँ पर परहेज करने से मतलब वो वाला नहीं है कि अस्पताल में डॉक्टर कहता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है रुकना, किसी कार्य को रोकना, उस कार्य से रोकना, ठीक है। तो रुकना कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी खाने से रुकना, मतलब कोई डॉक्टर है वो उसको परहेज कर देता, वो वाला परहेज नहीं है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, लेकिन पहले हम एक बात समझ लेंगे कि हम इसमें रेफरेंट फॉर्म का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी क्यों लगा देते हैं। वर्ब में आईएनजी इसलिए लगा देते हैं ताकि, क्योंकि रेफरेंट फॉर्म के बाद जस्ट वर्ब आएगी, और आप जानते हैं कि किसी प्रोपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो उसमें हम आईएनजी लगा देते, क्योंकि जीरन किसी वर्ब में आईएनजी लगाने से वह वर्ब जीरन बन जाती। और जीरन में आपने एक नियम पढ़ा होगा कि यदि कोई जीरन किसी प्रोपोजिशन के पहले या बाद में आता है तो यदि कोई वर्ब किसी प्रोपोजिशन के पहले या बाद में आती है तो इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं और वह वर्ब जीरन बन जाती है। इसलिए हम इसमें आईएनजी लगा रहे हैं क्योंकि वर्ब हमारी फॉर्म के बाद आएगी, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा समझ गए होंगे। चलिए अपने उदाहरण को समझते हैं। द हंटर किल्ड अ टाइगर, यानी शिकारी ने टाइगर यानी चीते को मार दिया। शिकारी ने चीते को मार दिया। और यह विशेष कार्य क्यों है, क्योंकि शिकारी टाइगर यानी चीते को हर कोई तो मार नहीं सकता, यह एक विशेष प्रयास है। हर कोई मार लेता तो ये साधारण प्रयास हो जाता। ये विशेष प्रयास इसलिए है क्योंकि टाइगर को हर कोई नहीं मार सकता, केवल शिकारी ही मार सकता है। चलिए हम इसको समझते हैं। द हंटर किल्ड अ टाइगर, शिकारी ने चीते को मार दिया। तो अब हम इसको बनाएंगे। द हंटर, अब इसमें क्या लगे, डिड नॉट, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है। डिड नॉट।
अब हमने क्या कहा था, उससे नेगेटिव बनाकर, रूल में क्या लगा, उससे नेगेटिव बनाकर रिफ्रेन फ्रॉम, तो हम डिड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम इसका यूज कर देंगे, रिफ्रेन फ्रॉम। अब हम इसकी जो वर्ब है, रिफ्रेन फ्रॉम के बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी, रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग, किल का क्या, किल का क्या हो जाए, किलिंग, किलिंग अ टाइगर। अब इसका अर्थ निकालो, दी हंटर डिड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग अ टाइगर, यानी शिकारी चीते को मारने से नहीं रुका, शिकारी चीते को मारने से नहीं रुका, अर्थात चीते को मार दिया। तो दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए हमारा ये चौथा रूल भी आपको समझ में आ गया। नहीं आए तो आप दोबारा से रीप्ले करके आप इसको समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। हमारा ये पांचवा रूल है, यदि किसी सेंटेंस में ओनली या अलोन शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इन शब्दों के स्थान पर नन बट व्यक्ति के लिए या नथिंग बट वस्तु के लिए का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारे इस पांचवें रूल में क्या है कि ओनली या अलोन शब्दों का प्रयोग हो तो इन शब्दों के स्थान पर क्या रख देते हैं, नन बट किसके लिए, व्यक्ति के लिए, और नथिंग बट किसके लिए, वस्तु के लिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम अलोन पास्ड इन माई क्लास, यानी राम अकेला ही मेरे क्लास में पास हुआ। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, राम अकेला ही मेरे क्लास में पास हुआ। तो यहाँ राम किस, अलोन यानी अलोन शब्द का प्रयोग किसके लिए, राम के लिए, यानी व्यक्ति के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे, अब इसमें अलोन के स्थान पर करेंगे तो राम के थोड़ा पहले लिखेंगे, नन बट राम। अब जो पास्ट बाकी सेंटेंस वो इसी को लिख देंगे, पास्ट इन माई क्लास। अब इसमें हम नेगेटिव क्यों नहीं किया, इसमें हमने नॉट क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ नन का मतलब होगा नहीं। अब इसका हम अर्थ निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं और कोई नहीं बल्कि केवल और केवल, यानी नहीं और कोई नहीं बल्कि राम ही मेरी क्लास में पास हुआ, और कोई नहीं बल्कि राम ही हमारी क्लास में पास हुआ। इसका क्या अर्थ लिखा, इसका क्या अर्थ था, राम अकेला ही मेरी कक्षा में पास हुआ, और इसका क्या अर्थ है, और कोई नहीं बल्कि राम ही मेरी कक्षा में पास हुआ। तो इन दोनों का अर्थ क्या है, एक ही। तो हम इसका इस प्रकार प्रयोग करेंगे। अब इसको हम दूसरे सेंटेंस में देखकर इसका और अच्छी तरह से समझते हैं। आई शैल गिव यू ओनली माई एडवाइस, मैं आपको केवल अपनी एडवाइस सलाह देना चाहूँगा। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा वो करेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें हमारे रूल में क्या लिखा था, इन शब्दों के स्थान पर, यानी ओनली अलोन आए उनके शब्दों के स्थान पर हमें इन शब्द नन बट या नथिंग बट का प्रयोग करना है। तो करते हैं, आई शैल गिव यू। अब ओनली के स्थान पर क्या है, माई एडवाइस, यानी कोई वस्तु है, यानी एक सलाह दे रहा है तो क्या हो रहा, वस्तु के लिए। तो हम इसको नथिंग बट माई एडवाइस, इसका अर्थ क्या होगा, आई शैल गिव यू नथिंग बट माई एडवाइस, मैं आपको और कुछ नहीं बल्कि अपनी सलाह देना चाहूँगा, मेरी सलाह देना चाहूँगा। तो इन दोनों का अर्थ है जो एक ही है। तो इस प्रकार से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ऐसे वाक्यों में। और इसमें नॉट मैंने बता ही दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी नथिंग मतलब कोई नहीं, तो इसमें नहीं पहले ही से प्रयोग है तो हम इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करें। तो दोस्तों हमारे इस प्रकार अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के टोटल 5 रूल थे जो कंप्लीट हो चुके हैं।
मुझे आशा है कि आप इन सभी रूलों को आसानी से समझ गए होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप इसकी एक्सरसाइज हल नहीं करेंगे आपको ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो जाकर अभी के अभी एक्सरसाइज को हल कर लीजिए। और इसके आपको ये रूल चाहिए तो हमारे PDF आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, तो आप इसको वहाँ पर लिख लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।